स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे द रोडॉन हीट बैटरी के बारे में। तो समझते हैं इसके बारे में। तो ज़रूरत क्या है? नीड क्या है? तो नीड ये समझिए कि पूरी दुनिया हीट पे चलती है। हम बोलेंगे भाई हम लोग को तो एसी चाहिए इंडिया में खास तौर पे। लेकिन आप ये समझिए कि हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्री में आप जैसे चले जाएँगे, चाहे वो फूड हो, चाहे पेपर हो, चाहे मेटल हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उस सबको हीट चाहिए। बम बम मात्रा में हीट चाहिए। कितना हीट चाहिए होता है? ये समझिए इतना ज़्यादा गर्मी चाहिए होता है, इन लोगों के लिए सस्ता रहता है कि ये फ्यूल खरीद के उसे गर्मी में बदलें, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। तो इससे साइड इफ़ेक्ट होता है कि बहुत बड़ा CO2 इमिशन आपका सिर्फ इंडस्ट्री से आता है। जहाँ कि आप वहाँ बिजली से काम कर सकते हैं लेकिन मतलब इतना ज़्यादा डिमांड है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा CO2 प्रोडक्शन होता है। अब रहा बात ये कितना सीरियस बात है, ये समझ लिए पूरा दुनिया का 2/3 ग्लोबल एनर्जी नीड सिर्फ जाता है आपका इंडस्ट्री सब में। तो अगर आप इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी बचत कर देते हैं या थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं, उसका एक्सपोनेंशियल अंतर पड़ेगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि गर्मी की एज ए हीट, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि गर्मी का कुछ करो। गर्मी एज ए गर्मी है, लाइक आपको गरम गरम मतलब स्टीम मिल जाए या गरम गरम आपको हॉट एयर मिल जाए, जो भी है उसका बहुत डिमांड होता है और बहुत एनर्जी हम लोग उसके लिए खर्च करते हैं। और रफली मेजॉरिटी उसमें 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। कुछ कुछ केसेस में ऑब्वियसली उससे ऊपर जाना है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो या क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग हो, वो सब में आप 400 से ऊपर चले जाते हैं। स्टील वाले में खासतौर पे बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। बट रियलिटी वही रहती है कि मेजॉरिटी को 400 के नीचे ही खुश रख सकते हैं, और अगर आप 2000 को छूने लगे हीट के मामले में, काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ज़रूरत है और भी हाई टेम्परेचर का। 100 डिग्री 200 डिग्री से काम नहीं चलेगा। यहाँ 400 500 800 2000 तक का जाने का सोचना होगा आपको। तो बात करते हैं लॉजिक क्या है इस कंपनी का। तो लॉजिक है कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सस्ता है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से आप एक्चुअली अपना हीटर चला सकते हैं। तो सब लोग करता क्यों नहीं? प्रॉब्लम है कि वो अपना शेड्यूल पे चलता है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, आप इसको देख लीजिए, 0 to 0 मतलब 24 घंटे में टाइम दिखाया गया है। तो सुबह 6 बजे के आसपास मतलब सोलर एनर्जी आना शुरू होता है और शाम को 6 बजे खत्म हो जाता है। तो अब रहा बात कि आपका जो पावर प्लांट है, जो भी पावर प्लांट हटाई, मतलब आपका जो भी सीमेंट प्लांट हो या जो भी आपका स्टील मिल हो, वो सब कंटिन्यूअसली एनर्जी खाता रहेगा, कंटिन्यूअसली। तो उसका ये नहीं कर सकते भैया दिन में चलो क्योंकि दिन में सोलर एनर्जी मिल रहा है, रात में बंद करो, वैसे नहीं चलेगा। बहुत सारे प्लांट 24/7 चलते हैं और लोड जो है उनका उनका फिक्स है कि सर हमको इतना लोड लेना ही है, फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैसे काम चल रहा है। तो ये जो शेड्यूल है कि जैसे सन जो है, सोलर है, बहुत सस्ते में बिजली देता है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन वो दिन में देता है, रात को जीरो हो जाता है। विंड का भी अपना ही ट्यून है, कभी आपको बहुत दे देगा, कभी बहुत कम देगा। तो ये बात सही है कि रिन्यूएबल में एनर्जी बहुत सस्ता है, लेकिन वो 24/7 ना हो पाना, उस पर भरोसा नहीं कर पाने से दिक्कत बन जाता है। तो ट्रिक ये है कि अगर एनर्जी आप स्टोर कर लेते हैं, यहाँ जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इसे आप स्टोर कर लेते हैं और उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रात वाले टाइम में, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये काम आप इफिशिएंटली, यानी कि जितना आप इसको जैसे पंप हाइड्रो में डालते हैं, 30% लॉस हो जाएगा। बहुत सारे और सिस्टम हैं उसमें 50% तक लॉस हो सकता है। तो एनर्जी लॉस आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि इफिशिएंसी, राउंड ट्रिप इफिशिएंसी, मैंने कि 10 मेगावाट डाला था, 10 मेगावाट निकाल पा रहा हूँ कि नहीं, वो अच्छी होनी चाहिए, यानी इफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कॉस्ट इफेक्टिव, बैंकरप्ट नहीं हो जाए उसको करने के चक्कर में कि भैया जितना का मेरा फैक्ट्री नहीं बना उससे ज़्यादा मुझे लिथियम आयन पे, बैटरी पे खर्च करना पड़ रहा है, कोई नहीं करने वाला। तो अगर ये दो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हैं कि आप स्टोरिंग की इफिशिएंसी, कि सर मैंने डाला मान लीजिए 100 मेगावाट, तो 100 मेगावाट में से एटलीस्ट 90 मेगावाट रिटर्न दे दो, तो बल्ले बल्ले कॉस्ट इफेक्टिव, कि मैं बैंकरप्ट ना हो जाऊँ उसको ट्राई करने का। तो उसका असर सीधा होगा, इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अभी के टाइम में इंडस्ट्री पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। एनर्जी है लेकिन जब चाहिए तब नहीं है। तो लॉजिक वही है कि ये जगह को, ये टिप को अगर हम काट के डाल देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये रिन्यूएबल ग्रिड्स के लिए भी बहुत बड़ा समस्या है। ग्रिड में कई बार ये दिक्कत होता है कि पीक प्रोडक्शन जब होता है तो लिटरली उन्हें पावर प्लांट्स बंद करने पड़ते हैं। और रहा बात कि जनरली हर पावर प्लांट का अलग प्रायोरिटी रहता है, तो सोलर को बंद कर दिया जाता है, विंड को बंद कर दिया जाता है, जो मतलब सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बिजली दे रहा है उसी को बंद करना पड़ता है, क्योंकि और क्या करेंगे। कोल वाला का तो फिक्स कॉस्ट पे खरीदा जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से किया जाता है, और वो ज़रूरी है क्योंकि कोल पावर प्लांट आपका ये नहीं हो सकता ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जो हो सकता है वो है आपका जेट इंजन वाला पावर प्लांट, जो जनरली नेचुरल गैस से चलता है, उससे भी पोल्यूशन होता है। तो लॉजिक यही है कि किसी तरह से अगर ये जो सरप्लस है इसे उठा के अगर हम रात में डाल देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लॉजिक वही है कि एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, बस हमारे हिसाब से नहीं है। तो हमें बीच में बफर चाहिए। जैसे हम लोग डैम से कैसे 24/7 ये निकलता है, एनर्जी निकलता है, क्योंकि नदी का लेवल कम डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वायर, रिजर्वायर एक तरह का स्टोरेज है, वही हम लोग को चाहिए यहाँ।
तो इसका डिज़ाइन समझते हैं। तो इनका डिज़ाइन है कि ये एक चेंबर बनाया, थर्मल एनर्जी स्टोरेज है, तो इन्होंने एक चेंबर बनाया हुआ है जिसमें एको हीटिंग चेंबर ये लोग कहते हैं। ये चेंबर के अंदर क्या है, तो भैया ऐसा है, एको क्या हो रहा है, साउंड है? नहीं, साउंड नहीं है। एको बस ये इसलिए कह रहे हैं कि इसमें फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं इंफ्रारेड के खास तौर पे। तो मतलब कि इंफ्रारेड इसमें काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसको एको चेंबर कह रहे हैं, वो नाम कह के तौर रहे हैं। और इनका डिज़ाइन है, ये कंडक्शन पे ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे हैं कि आप जैसे हीटिंग एलिमेंट है वो किसी चीज़ से सटा हुआ है, उससे आप एनर्जी डंप कर रहे हैं, उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। या हीटिंग एलिमेंट है और मतलब उससे हीट निकल रहा है, वो धीरे धीरे एयर के माध्यम से कंडक्ट होकर आपका मटेरियल को हीट कर रहा है, बेस को हीट कर रहा है, उस पर नहीं चल रहा है। वो चल रहे हैं सेंटर ऑफ बोल्ट्जमैन लॉ, यानी कि ये जो रेडिएशन के माध्यम पे चल रहे हैं, ना कि कंडक्शन और कन्वेक्शन पे नहीं चल रहे हैं, रेडिएशन पे चल रहे हैं। तो रेडिएशन में क्या ट्रिक है, रेडिएशन में ये जो आप इक्वेशन देखते हैं उसमें T4 जो लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। T4 का मतलब ये होता है कि अगर दो सरफेसेस का टेम्परेचर में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा स्पीड से रेडिएशन कोशिश करता है दोनों को बैलेंस में लाने का। यानी कि इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व ये कर लिए कि अगर आप कोई भी मटेरियल है, तो जैसे सैंड हो, सिरामिक्स हो, कुछ भी हो, कि भैया मैं इसको गर्म करूँगा, आप गर्म करेंगे तो जैसे जहाँ पे भी आपका कंडक्शन हो रहा है, हीटिंग एलिमेंट हो या हॉट एयर हो, उससे कंडक्शन से उस जगह पे गर्मी बहुत अच्छे से पहुँचता है जहाँ आप कंडक्ट करो, लेकिन पूरा मटेरियल गर्म नहीं होता है, वो बहुत टाइम बाद धीरे धीरे अंदर पहुँचता है। यहाँ पे वैसा नहीं होगा क्योंकि ये रेडिएशन के बेसिस पे सारा डिज़ाइन है। फोटॉन्स लिटरली धर 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 करके बाउंस करके तुरंत एक दूसरे को इक्विलिब्रियम पे ले आते हैं, यानी कि इसका पूरा टेम्परेचर, यानी ये ब्लॉक्स जो हैं बहुत अच्छे से टेम्परेचर इक्विलिब्रिएट कर जाता है। यानी कि इसमें ये नहीं होता कि एक साइड गर्म हो गया, जो साइड हीटर के साइड है सारा एक जैसा टेम्परेचर रहता है। तो इसीलिए इनका डिज़ाइन जो है स्पेशल डिज़ाइन है। ये जो हीट सोक्स देख रहे हैं बड़ा ऊट-पटांग है, बाकी सब में सीधा पत्थर है, ब्लॉक है, बालू है। इसका डिज़ाइन इतना ऊट-पटांग क्यों है? ये डिज़ाइन बनाया गया है वो फोटॉन्स का रेडिएशन जो निकल रहा है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। यानी कि ये रेडिएशन के माध्यम से बहुत जल्दी गर्मी सोखेगा भी और बहुत डंप भी कर सकेगा। यही इसका सेलिंग पॉइंट यहीं पे आ रहा है कि पहली बात चेंबर इन्होंने ऐसा बनाया कि भैया पूरा इंफ्रारेड पे चलो, दूसरा हीटिंग भी जो कर रहे हैं वो इंफ्रारेड पे पूरा डिज़ाइन करके मैथमेटिक्स करके और ब्लॉक्स ऐसे बनाए गए हैं कि इंफ्रारेड से पूरा एनर्जी इधर उधर कर सकें। और फिर ये समझिए कि ये जो इनका आउटपुट एयर है, अब रहा बात कि आपने हीट कर दिया, मान लीजिए इसको आपने 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप 1500 डिग्री सेल्सियस हीट कर दिया और अब मान लीजिए आपका इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है 1400 डिग्री सेल्सियस। आप अगर ब्लॉक से हवा डालते हैं, नॉर्मल एम्बियंट हवा डालते हैं कि मैं गर्म हवा डालूंगा अपना फैक्ट्री में, कोई भी प्लांट के लिए, कोई भी प्रोसेसिंग के लिए, आप डालोगे, इसका टेम्परेचर घटेगा, वो टेम्परेचर आपका इसमें आ जाएगा, ब्लॉक्स में आ जाएगा, ये ब्लॉक से एयर में आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बात है एयर का टेम्परेचर एग्जैक्टली उतना ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ी सी लॉस भी होती है और उतना कंडक्शन नहीं होता। तो क्या करें, यानी कि आपका लिटरली आउटपुट टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्या किया जाए, यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया है कि 2 स्टेज में चलेंगे, मतलब डिपेंडिंग आपको टेम्परेचर कितना चाहिए। 100 डिग्री चाहिए तो उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन अगर होता है ना कि कुछ जगह पे बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ये पहला एक ब्लॉक को पूरा ठंडा करेंगे, मतलब यानी कि उससे जितना एनर्जी निकाल सकते निकालेंगे। फिर सेकेंड ब्लॉक में डालेंगे जहाँ पे वो प्री हीटेड एयर जाएगा ताकि उसका टेम्परेचर एग्जैक्टली उतना हो जाए जितना आपको चाहिए, ताकि आउटपुट टेम्परेचर ऐसा नहीं हो कि सर हमको चाहिए था 1000 डिग्री सेल्सियस, आप एनर्जी स्टोर तो कर दे रहे हो, जब चाहिए तब दे रहे हो, लेकिन उसका आउटपुट टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। वैसा नहीं होगा, एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर मिलेगा जितना आप चाहिए। तो ये करके मल्टी स्टेज में करना, यानी कि एक को डिस्चार्ज कर देंगे, दूसरे को पार्शियल डिस्चार्ज करके आपको मेंटेन्ड टेम्परेचर में आउटपुट देंगे, यानी आपका आउटपुट टेम्परेचर में ड्रॉप नहीं होगा। तो मतलब आपके इंडस्ट्री के नज़र से, मतलब आपका जो भी फैक्ट्री है, जो भी प्लांट चल रहा है, उस फैक्ट्री के नज़रिए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये लोग अपने इंटरनली मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि ब्रिक्स में इतना नौटंकी क्या है, इंसुलेशन क्या है। तो इंसुलेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप 1000 डिग्री सेल्सियस का बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मेन लेयर है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होगा। तो इनको टारगेट है कि 24 घंटा तक इनको एनर्जी स्टोर रखना है, यानी कि एक नाइट शिफ्ट पूरा हो जाए। तो वो कैसे कर रहे हैं, उसको करने के लिए ऑब्वियसली पहला जो बेसिक नॉर्मल हाई इंसुलेशन जो होता है वो आपने कर दिया। रहा बात कि उसके ऊपर इन्होंने डायनेमिक इंसुलेशन किया है। डायनेमिक इंसुलेशन आजकल नया टेक्निक है कि आपका 2 वॉल रहेगा, उसके बीच में एक एयर चैनल रहेगा और जो आउटडोर एरिया है वो बीच वाल में सर्कुलेट होके मतलब जो हीटेड चेंबर है उसके अंदर चला जाएगा। बोले ऐसा क्यों, बात है कि हीट कितना भी आप कर लो मतलब स्टॉप नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे लीक करेगा ही, धीरे हो तेज हो वो अलग बात है, लीक करेगा। तो रहा बात कि वो लीक करके सीधे एयर में अपना एनर्जी डंप कर देगा और वो एनर्जी आप वापस अंदर ही डाल दे रहे हो, तो इससे लॉस रेट कम हो जाता है। जीरो नहीं होता, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जीरो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम कर सकते हैं कि सर आपने मतलब 100 मेगावाट आवर का एनर्जी डाला था, उसमें से बहुत हुआ तो कुछ किलोवाट आवर की एनर्जी आपने लूज किया, ये डायनेमिक इंसुलेशन का इस्तेमाल करके। इन्होंने टेक्नोलॉजी ये इन्वेंट नहीं की, ये आजकल कई जगह पे फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग में, इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है।
और इसी से ये हाई टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। और इनका टारगेट कि जब बड़े-बड़े यूनिट करेंगे, बड़ा यूनिट में इंसुलेशन का फ़ायदा होने लगता है आपको, तो 98% स्टोरेज एफिशिएंसी जा सकता है। तो आपको लगेगा 98 कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बैटरी भी 90% ही जा पाता है, 95 बहुत हुआ तो 98 कैसे जा रहा है? क्योंकि रहा बात कि यहाँ पे आप करोगे क्या? एनर्जी आता है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी आता है, इस इलेक्ट्रिसिटी का आप करोगे क्या? उसे हीट में बदलोगे, ठीक है? आप कर क्या रहे हो? एनर्जी ले रहे हो, हीट में बदल रहे हो। इसके लिए भी आपने हीट में बदल दिया, रहा बात आउटपुट क्या है? हीट। इसीलिए कन्वर्शन ना होने का, कोई भी चीज़ में कन्वर्शन नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी बहुत हाई रहेगा। मतलब एनर्जी आया, हीट में बदल गया, काम खत्म। काम खत्म सर, हो गया, जितना करना था हो गया। और अब हीटिंग इकलौता ऐसा चीज़ जिसमें हम लोग 100% एफिशिएंट हैं। तो कोई टेंशन नहीं, मतलब एफिशिएंसी का 98 तक ये जा सकते हैं। और जो लॉस होगा वो मेन जनरली आपका इंसुलेशन से होगा। इंसुलेशन को बेटर करने के लिए बड़ा से बड़ा यूनिट बनाते जाइए, ताकि मतलब सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो आप जितना इंप्रूव करते जाएंगे उतना अच्छा इंसुलेशन मिलता जाएगा। और डायनेमिक, ये क्या बोलते हैं, डायनेमिक इंसुलेशन बचा खुचा प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। तो 98% थर्मल एफिशिएंसी पहुंचना पॉसिबल है, क्योंकि वो लिटरली आप बिजली को हीट में बदलोगे, वो हीट बस एक समझिए बड़ा टंकी में हीट जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो डिज़ाइन इनका बहुत ही क्लेवर है। मैंने बहुत लोगों का डिज़ाइन देखा जो मतलब थर्मल एनर्जी स्टोरेज है, ये लिटरली इकलौता है जिसमें हर एक डिटेल को सॉल्व किया गया है। पहला कि भैया आप मतलब टच करके किसी को एक्सपैंड करो, कंडक्शन से हीट जाने लगेगा, वहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। नहीं सर, डिज़ाइन ऐसा है कि वो फोटोन के माध्यम से होगा और हर का टेम्परेचर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सपोर्ट करेगा, इसीलिए है। दूसरा है टेम्परेचर हाई चाहिए होता है इंडस्ट्री को, सर ये बहुत हाई जा सकता है, ठीक है, चलो हम टेम्परेचर वाला सॉल्व हो गया। तो और रहा बात कि आउटपुट टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। और चूंकि फेस चेंज नहीं हो रहा है तो वो रैंडम टेम्परेचर ड्रॉप भी नहीं होगा। तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, बहुत एलिगेंट है और बम बम कर दिया। अब इनका ऑपरेशन समझते हैं। तो ऑपरेशन ये है कि लो कॉस्ट एनर्जी इनपुट। रहा बात कि मैंने क्लियर बोल दिया था कि ये जनरली कंपनीज नहीं करती है बिजली पे, क्योंकि रेट्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप ऐसा करते हो कि सर जब ग्रिड पे रेट कम हो उस टाइम अगर आप चार्ज कर सको, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ग्रिड पे कब कम दाम में बिजली मिलती है? जब आपका सोलर ओवर प्रोड्यूस कर रहा है या विंड ओवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जनरली जब भी ऐसा होता है ओवर प्रोडक्शन, जो कि कॉमन है, हर देश को ये दिक्कत अब झेलना पड़ रहा है कि उनको बंद करना पड़ रहा है पावर प्लांट्स या मतलब सोलर प्लांट्स, विंड फार्म, क्योंकि वो ओवर प्रोड्यूस कर रहा है। उस टाइम पे बिजली का दाम घटाया जाता है ओवर प्रोडक्शन को सेल करने के, खाओ खाओ बिजली खाओ। इसी सब टाइम एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स चालू कर दिए जाते हैं। तो हमेशा ये ग्रिड में सिचुएशन आता है कि मतलब पहले भी आता था, अब ये हो गया कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर की जगह, एल्यूमिनियम स्मेल्टर अभी भी है, बात है कि अब और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और खाने के लिए कोई नहीं बैठा, ये खाने बैठेगा, ये गपागप खा जाएगा एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी आ गया, एनर्जी आपने खा लिया, उससे क्या हुआ, वो एनर्जी आपका हीटर में गया। हीटर क्या है, 100% एफिशिएंट, वो 100% एनर्जी हीट में बदल देगा। हीट आपका ब्लॉक्स में चला गया। ब्लॉक्स में जाने के बाद अब यहाँ पे वो स्टोर है। ये चेंबर आपका ये है एको चेंबर, जिसमें आपका अच्छे से हीट, ये सारे ब्लॉक्स हैं, हीट हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। हीट हो गया, स्टोर करें। अब रहा बात कि उससे आप ड्रॉ जो है जब आपको ज़रूरत हो तब करो। जैसे मान लीजिए दिन में सोलर आ रहा था लेकिन रात को हीटिंग चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें आप एयर ब्लोअर से हवा सर्कुलेट करके, सर्कुलेट से एयर से फ्लूइड एक्सचेंज में डाल दिया जाएगा। फ्लूइड कौन सा है वो आप पे है। अगर आपका डिज़ाइन कॉल करता है कि सर हमको एयर टू एयर हीट एक्सचेंज चाहिए, ठीक है, एयर लीजिए। आपको है कि ऑयल चाहिए, ऑयल हीट कीजिए। आपको है कि लिक्विड चाहिए, हीट करना है कोई खास तौर का, उस पर हीट कीजिए। या पानी गर्म करना है, स्टीम बनाना है, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर बहुत हाई रखता है। एक्चुअली आपको स्टीम दे सकता है उस ग्रेड का जिससे आप कोल पावर प्लांट चला सकते हैं। तो क्या वैसा करना चाहिए? कतई नहीं। क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो फिर आपका वो जो थर्मल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो बहुत कम होती है, आपका लॉस बहुत होने लगेगा। क्या यूजलेस नहीं होगा, मैं क्लियर कर दूं, यूजलेस नहीं होगा, लेकिन लॉस इतना होगा कि कोई सेंस नहीं बनता। तो हाँ, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ये सब जगह में इनको स्टीम चाहिए, रॉ स्टीम, तो वो स्टीम बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। आपका बिजली दिन में आया, ये ओवर चार्ज कर लिया अपने आप को। ओवर चार्ज मतलब आपका कैपेसिटीज को दे दिया थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपने पास रख लिया, रात में वो धीरे धीरे डिस्चार्ज कर दिया। तो ये आपको बेनिफिट देता है कि जो भी प्लांट्स हैं, चाहे वो सीमेंट हो, पेपर हो, स्टील हो, जो भी हो, उस प्लांट को आउटपुट जो है कांस्टेंट मिल रहा है, 24/7 रहा। और ये चार्ज तब हो रहा है जब ग्रिड पे बिल कम बिल में बिजली मिल रहा है। तो बेनिफिट क्या हो रहा है? बेनिफिट दो लेवल पे हो रहा है। पहला, कम पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा, इमिशंस कम हो रहे हैं। तीसरा, एक्चुअली पॉल्यूशन से, इन्वायरमेंट से किसी को लेना है, पैसा बच रहा है। मेन उसीलिए लोग इसको कर रहे हैं, पैसा बचता है। अगर आप बिजली उस टाइम खरीदते हैं जिस टाइम पीक कर्टेलमेंट पे पहुंच रहा है ना, बहुत कम दाम में बिजली बेची जाती है उस टाइम पे। कर्टेलमेंट के टाइम बिल खरीदिए। और रहा बात, इससे बहुत सारे फैक्ट्रीज जो रिमोट एरिया में जो खुद का सोलर लगा सकते हैं उनको भी टेंशन नहीं रहेगा, भैया सोलर लगाओ, सीधे हीट करो, उनको टेंशन ही नहीं है। बहुत जगह पे आप ऐसा आज कर सकते हैं, लेकिन कर इसलिए नहीं पाए, उतना बड़ा एनर्जी स्टोरेज नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट थर्मल एनर्जी चाहिए, सर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जो कि बहुत इंडस्ट्री की चाहिए। मतलब मेजॉरिटी इंडस्ट्री को घूम फिर के या तो केमिकल चाहिए होता है या तो हीट चाहिए होता है, तो हीट वाला ये सॉल्व कर देगा।
और ये सारे ब्लॉक्स का ऐसा कुछ है एक्सपायरी डेट है नहीं कि गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, क्योंकि फेस चेंज नहीं कर रहा है, डैमेज बहुत धीरे धीरे होगा। कितना धीरे धीरे? 40-50 साल बाद, और उसके बाद भी आप री बना सकते हैं, इसमें कोई मैजिकल टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बहुत सिंपल और क्लेवर डिज़ाइन है। टेम्परेचर भी आपको इतना हाई दे रहा है कि कोई टेंशन नहीं। और रहा बात कि एक साइड को मतलब ठंडा कर लिया जाएगा, मतलब पूरा एनर्जी निकालेंगे, फिर दूसरे में प्री हीट करके डाल देंगे ताकि आपको एक्जैक्टली उतना टेम्परेचर मिले जितना आपने सेटिंग किया था। तो ऑपरेशन बहुत सिंपल है इसका। तब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये समझिए, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी दिल से, क्योंकि ये मैजिकल नहीं है कि इफ़ दिस देन दैट। नहीं सर, सिंपल। फेस चेंज नहीं हो रहा है, नया ब्रिक नहीं ईजाद कर रहे हैं, ज्योमेट्री कर रहे हैं, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी नया नहीं है। ये वाइज है और क्लेवर है। वाइज मतलब वही चीज़ यूज़ करो जो पहले से बनता है, मास प्रोडक्शन। ये इनका ब्रिक्स ऑलरेडी मास प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, यानी कि फायर ब्रिक्स जो हैं, कंपनीज बनाती हैं। ये नॉर्मल चीज़ है जो बनाया जाता है, बस इन्होंने नया मोल्ड बना दिया। क्लेवर है, यहाँ पे क्लेवर है। और वाइज है कि सर ये बनता ही है तो इसी को यूज़ करते हो, और ये सब बहुत हाई टेम्परेचर हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। आप देखते होगे कि जो भी आपके फर्नेस है, फर्नेस में जो मोल्टन मेटल रखा जाता है वो किस में रखा जाता है? इसी ब्रिक से बनाए हुए किल्न में रखा जाता है। तो वही समझिए, एकदम क्लेवर है। और ये बेस्ट सिस्टम है जो मैंने देखा है थर्मल एनर्जी स्टोरेज का। सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये, कि पहली बार टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, जो बाकी सबका सबसे बड़ा इशू है कम टेम्परेचर, ये इशू टेम्परेचर का इशू सॉल्व कर देता है कि एक्चुअली इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर दे सकता है। टारगेट है इस कंपनी का कि ये 1500 ये 2000 डिग्री सेल्सियस को छूने लगे। अगर वो छू जाते हैं, स्टील इंडस्ट्री को संभाल पाएंगे। बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट स्टील इंडस्ट्री से आता है। स्टील इंडस्ट्री को अगर ये संभाल लिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी वहाँ नहीं जैसे, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री, मेजॉरिटी इंडस्ट्री को तो संभाल ही लेंगे, क्योंकि 400 चाहिए होता है मेजॉरिटी को 400 चाहिए, तो बोलेंगे सर हम अब ही दे देते हैं। तो हो गया। और हाँ बात, क्या ये एक्चुअली बना है कि मतलब सिर्फ हवा में उड़? नहीं, एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। इन्होंने कैलगरी रिन्यूएबल फ्यूल्स का एक प्लांट है, कंपनी का नाम है, उन्होंने वहाँ पे इन्होंने 2 मेगावाट आवर का एक यूनिट डाला, जो ये यूनिट है, और उसका टेम्परेचर टारगेट था 1000 डिग्री सेल्सियस। बहुत कंपनी आपको सीधा बोलेगी चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो, अगर 1000 डिग्री सेल्सियस का आप थर्मल एनर्जी स्टोरेज दे रहे हैं, जो अभी है। और इसकी इफिशिएंसी 90% से ऊपर आई है। और ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि उससे ज़्यादा इफिशिएंट हो सकता है। हाँ, वो इतना छोटा सा है, देख रहे कंटेनर शिप है वो इसके बगल में। जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना इसका ये बढ़ते जाएगा इफिशिएंसी। तो 95, 98 असंभव नहीं है, बस बड़ा करना होगा। तो वही बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअल प्लांट है, आप जाके देख सकते हो। ये सीमेंट का इन्होंने एक दूसरी कंपनी के साथ, जो एक्चुअली रिफैक्ट्री ब्रिक्स बनाती है बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनके साथ पार्टनरशिप कर लिया है। और 90 गीगावाट आवर का मतलब थर्मल कैपेसिटी ये लिटरली चालू कर दिए हैं। बाकी सब कंपनी हम ये करेंगे वो करेंगे, सर बना दिया, डेमो दिखा दिया, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, टेम्परेचर का सॉल्व कर दिया, लॉन्ग लास्टिंग का सॉल्व कर दिया। ये मतलब फटीग नहीं होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन, पूरा डिज़ाइन सिर्फ इसी बात पे है कि फोटोन इधर से उधर अच्छे से बाउंस करता रहे और सारा का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम रहे, मतलब एक साथ टेम्परेचर ऊपर है, एक साथ नीचे जाए, ताकि इन्हें कि ये गर्म हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, ये साइड ठंडे रह गया, ये क्रैक कर गया, वो नहीं होगा। तो हर मामले में इंडस्ट्री को, घर के लिए नहीं बना, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। क्या इसे यूरोप में यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूरोप में घर के लिए यूज़ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हीटिंग होती है। वहाँ पे इनको चाहिए होता है आउटपुट अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस का वाटर चाहिए। मतलब 120 का वाटर कैसे होगा? वाटर प्रेशराइज रखिए तो आप कर सकते हो ऐसा। वाटर का प्रेशर बढ़ाते जाइए, बहुत हाई टेम्परेचर तक आप उसे रख सकते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको रफली 20 बार्स का अगर प्रेशर चाहिए, अगर 20 बार्स का प्रेशर रख पाते हैं तो आप आराम से 200 डिग्री सेल्सियस का वाटर रख सकते हैं। तो वो तो इसके लिए आसान चीज़ है, इट्स लाइक ब्रो नो प्रॉब्लम। और चूंकि ये इतना ज़्यादा पीक टेम्परेचर अचीव कर सकता है, ये बहुत एनर्जी सोक कर सकता है। यानी ग्रिड में हो रहा है कि भैया आपको ये कई मेगावाट का प्लांट बंद करना पड़ रहा है, विंड फार्म, कोई टेंशन नहीं सर, एनर्जी इधर डाल दो, एनर्जी खा लिया, कोई टेंशन नहीं सर। सर रशिया गैस काट रहा है, चल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत क्लेवर है, बहुत वाइज है, और ये कर लिए। मतलब एक होता है ना कि हम करेंगे, नहीं सर कर लिए, 1 साल पहले हो गया, कर लिया, डेमो दिखा दिया, सारा चीज़ प्रूफ कर दी है। और 1000 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सब 120, 200, 400 में रोज आ रहे हैं, ये 1000 सर हम दे दे रहे हैं, टेंशन नहीं, टेक इट एंड गो। और आउटपुट भी प्रोडक्शन, ये होता है ना कि स्केल नहीं कर सकते, सर स्केल कर रहे हैं, रेडी, गाड़ी खुल गई है, फैक्ट्रीज ऑनलाइन आ गई है। तो बहुत मतलब क्लेवर, यूनिक एंड रेडी टू यूज़ है। मतलब ऐसा कि आप आज ऑर्डर कीजिए, कल आपके पास आ जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एक नया थर्मल एनर्जी स्टोरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।